आज हम लोग 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड फिजिक्स के एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण व्यंजक प्राप्त करेंगे जो दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, या इसे फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं। दर्पण सूत्र जो हम लोग सत्यापन करते हैं, अब इसमें प्रश्न बोलता है या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से। अगर हमें प्रश्न में बोला जाए कि अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र प्राप्त करें, तो अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण में क्लय किया हुआ जो भाग रहता है वो बाहर की ओर होता है। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण के ये जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ये दर्पण का एक यहाँ पे केंद्र है, और ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे इसके बीचों बीच में एक फोकस होता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण सूत्र का सत्यापन। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम वस्तु को अगर इधर देखते हैं तो ये मेरा यहाँ से अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसके बीच में हम एक वस्तु को रखते हैं और वस्तु का नाम हम कुछ दे दें। वस्तु का नाम हम ए भी दे देते हैं। वस्तु से एक प्रकाश की जो किरण है वो इस प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं। तो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाए, तो जैसे इस प्रकाश की किरण का परावर्तन दर्पण से होता है तो ये फोकस से लौट जाता है। अब एक और हम प्रकाश की किरण को लेते हैं, और इस प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं। तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो हम लोग पढ़ते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ से ये जा रही है उसी पथ से टकराकर लौट जाती है, और जहाँ पे दोनों किरण आरेख कटते हैं वहीं पे प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। तो वस्तु हमारा ए बी था, इस प्रतिबिंब का हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। एक और हम प्रकाश की किरण को भेज देते हैं जो हमें इस सूत्र को प्राप्त करने में सहायता करेगा। ध्रुव पर भेजते हैं तो ए प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता है, और जितना अंश के साथ में ए ध्रुव पर जाता है उतना ही अंश के साथ में ए ध्रुव से लौट जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमारा ये चित्र बना। अब हम चित्र का वर्णन भी कर सकते हैं। तो चित्र का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि ए में एक हमारा अवतल दर्पण हुआ। इस दर्पण में हमने एक वस्तु ए बी को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसका हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, सत्यापन करते हैं।
तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले, अब इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पे त्रिभुज है और देखते हैं इसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज है। तो इसका एक जो ये जो वस्तु है वो लंबवत है 90 अंश के साथ में, इसका जो प्रतिबिंब है वो भी 90 अंश के साथ में है। तो एक कोण तो इसका बराबर है, दूसरा जो कोण है ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे समूह कोण से। तो जब दो दो कोण बराबर हो गए, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और एक त्रिभुज जो है ए डैश बी डैश सी है, तो इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का समरूप है और एंगल एंगल समरूपता के नियम से। तो हमको सबसे पहले देखना है कि एक ए और एक ए दोनों त्रिभुज समरूप है, तो पहले समरूप त्रिभुज को लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज, लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, इसका नाम है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी है। अब देखिए कि ये दोनों जो है वो समरूप हैं। तो जब त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसके संगत जो भुजा होते हैं वो समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती हम लोग करते हैं कि जो लंब है ये लंब के बटा में हम लंब डालेंगे, जो हमारा आधार जो ए सी है और इस त्रिभुज का आधार जो ए डैश सी है वो आधार के बटा में आधार को लिखेंगे। तो लंब हमारा हो गया ए बी और इस त्रिभुज का जो लंब हो गया ए डैश बी डैश। आधार जो देखा जाए वो ए से लेकर सी तक है और इस त्रिभुज का जो आधार है ए डैश सी है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः हम देखते हैं कि इसमें इतने में कोई एक और ऐसा त्रिभुज है जो समरूप होना चाहिए इसमें। तो हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे एक देखते हैं कि यहाँ पे ये जो इसका आपतन कोण है और इसका एक जो परावर्तन कोण है ये भी दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं कि जो आपतन कोण होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसलिए अगर हम ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज को समझे, त्रिभुज का नाम है इसका बी ए पी, और एक और अगर हम त्रिभुज समझे जिसका नाम है बी डैश ए डैश पी, तो ई वाला ये जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज का समरूप होगा, क्योंकि इसका ए भी कोण 90 डिग्री है और इसका ए कोण 90 डिग्री है और दूसरा ई वाला इसका आई जो है से आर के बराबर है। तो अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज जिसका नाम लिखेंगे ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का, ए डैश बी डैश पी। अब ए भी दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अगर इसे भी पूछा जाए कि कैसे समरूप है तो एंगल एंगल समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो फिर उसी प्रकार से करेंगे कि जब दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो लंब इसका ए बी है तो लंब लिखेंगे ए बी और इसका लंब ए डैश बी डैश है तो ए डैश बी डैश लिखेंगे। तो लंब के बटा में लंब रखे, आधार देखेंगे तो आधार मेरा ए से लेकर इस त्रिभुज का पी तक बना तो ए पी लिखेंगे। इसका आधार अगर देखें तो ए डैश से लेकर पी तक ही है तो ए डैश पी लिखेंगे। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को अगर देखें तो हमारा LHS दोनों का एक ही है, तो LHS बराबर है, इसका मतलब है कि RHS भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम चलते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि AC बटा में A डैश सी बराबर AP बटा में A डैश पी हो गया। अब हम यहाँ पे तो प्राप्त कर लिए कि AC बटा में A डैश सी और AP बटा में A डैश पी को प्राप्त करते हैं। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कह रहा था कि दर्पण सूत्र को प्राप्त करना है। हमारा जो दर्पण सूत्र है 1/a बराबर है 1/v प्लस 1/u।
तो यहाँ पे दर्पण जो सूत्र है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के तीनों के बीच में संबंध है। तो अगर हम लोग पढ़े हैं कि दर्पण की जो सभी जो दूरियां हैं उसे हमें ध्रुव से मापना चाहिए, पॉल से मापना चाहिए, पी से। तो मापते हैं तो सबसे पहले कह रहा है कि ए से लेकर सी तक। तो अगर हम देखते हैं कि ए से सी की बात की जा रही है तो ए से सी में ध्रुव तो है ही नहीं, तो सबसे पहले हमें इसे ध्रुव तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक इस प्रकार से एक रेखा है आपके पास, यहां मान लीजिए कि आपके पास पी है, यहां पे मान लीजिए कि आपके पास सी है, यहां मान लीजिए कि आपके पास ए है, यहां पे मान लीजिए कि आपके पास ए डैश है, यहां पे एफ है। तो अब हमें देखना है कि कोई भी दर्पण की जो दूरी है उसमें ध्रुव रहना चाहिए। अब इसमें हमारा ध्रुव है ही नहीं, तो सबसे पहले इसको ध्रुव तक ले जाते हैं। तो ए से सी तक को देखना, ए से सी तक, ए सी को, तो ए से सी में ध्रुव हम कैसे ला सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ए से जो पी तक है टोटल, इस ए से पी में अगर जब हम पी से सी को काट दें, तो अगर जब ए से पी तक में अगर हम पी से सी वाले को काट दे तो इतना अगर जब कटेगा तो पुनः में ए से सी तक बचेगा। तो ए सी के जगह पे हम लिख सकते हैं कि ए पी माइनस पी से लेकर सी तक बटा, उसी प्रकार से अगर देखें इसमें ए डैश सी है, आपको साधारण से समझ जाना है कि जिसमें अगर ध्रुव नहीं रहे, पी नहीं रहे, उसमें आपको परिवर्तन करना है। तो ए डैश सी है, अब ए डैश सी को देखिए, ए डैश सी है तो ए डैश सी जो है आपका इस बार यहां से यहां तक है, ए डैश सी की बात की जा रही है इस बार। तो ए डैश सी की अगर हम बात करते हैं इसमें ए डैश सी की, तो अब की हम क्या करेंगे कि पी से लेकर सी तक में से इस बार यहां से लेकर पी से लेकर ए डैश तक को घटा देंगे। तो पी से सी में से अगर पी से ए डैश तक को घटाते तो हमें मिल जाएगा ए डैश सी प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले घटाते, सबसे पहले ध्रुव उसमें ला देते हैं क्योंकि हमें दर्पण की सभी दूरियों को ध्रुव से मापना है। तो पी से लेकर सी तक माइनस पी से लेकर ए डैश तक बराबर, इसमें देखिए ध्रुव है आपका पी, इसमें परिवर्तन नहीं करना है, इसको ए डैश पी लिखना है। इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम इसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार, तो चिन्ह परिपाटी का नियमानुसार समझिए। चिन्ह परिपाटी आपको एकदम आसान रूप से याद रखना कि चिन्ह परिपाटी होता है क्या। अगर जो आप कार्तीय अक्ष जो पढ़ते हैं इस प्रकार से, ये हमारा कार्तीय अक्ष है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये हमारा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से अगर जब भी हम अगर इधर जाते हैं तो जो वैल्यू होता है वो हमारा धनात्मक होगा, ऊपर की ओर जाएंगे वो भी धनात्मक होगा, आगे की ओर जाएंगे ऋणात्मक होगा। मतलब जो मूल जो नाम होता है एक्स वाई, उसमें धनात्मक आपको समझ के याद रखना है। जो आप अल्फाबेट में नहीं पढ़े, डैश वाले आप नहीं पढ़े हैं, वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर दर्पण ये मान लीजिए कि आपका मूल बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु के आगे जितना भी आपका रहेगा सब ऋणात्मक होगा। अब इधर तो इसमें कुछ है ही नहीं, मूल बिंदु की अगर जो भी अगर आपका ऊपर रहेगा वो सब आपका धनात्मक होगा, नीचे अगर जो भी देगा, जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ये अगर ऊंचाई है तो आपका धनात्मक हो जाएगा। तो इसमें दूरी की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए से पी तक, तो हमारा ए से लेकर पी तक की बात की जा रही है। तो हमारा ए पर जो था ये वस्तु है, तो सबसे पहले हम ध्रुव से वस्तु की दूरी की बात कर रहे हैं। तो चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार समझे तो ए से पी तक हमारे क्वेश्चन में दे रहा है, तो इसमें जो है वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की जो दूरी है वो ए से लेकर पी तक है। अब ये ध्रुव से आगे है और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं। तो वस्तु की दूरी जो है पी से ए तक है और वस्तु की दूरी आगे है। अभी बताए थे कि जो भी आगे रहेगा वो आपका माइनस होगा, तो वस्तु की दूरी के आगे माइनस लगेगा। अब पी से सी की बात की जा रही है। अब पी से सी तक देखिए ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र है तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता जो त्रिज्या है
वक्रता त्रिज्या आपका है P से C तक, और वक्रता त्रिज्या R है, और R बराबर हम लोग पढ़ते हैं 2f। और देखते हैं कि इसका जो वक्रता त्रिज्या आगे की ओर है, तो आगे की ओर है तो इसके आगे भी जो है आपका और ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा माइनस का। अब वक्रता त्रिज्या के बाद अगर देखते हैं फिर नीचे PC है, निकाल दिए, P से A' तक की बात हो रही है, तो ध्रुव से लेकर यहां प्रतिबिंब बना है, तो ये हमारा है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी P से लेकर A' तक। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है इसे हम V से दर्शाते हैं। अब प्रतिबिंब की दूरी भी आगे है, तो आगे जो भी रहेगा उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। अब देखते हैं हम इसके आगे प्रतिबिंब की दूरी, फिर इस ओर देखते हैं A से P तक हमारा निकल गया, A' P चाहे P' वही है। तो अब हम इन सभी का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो लिखेंगे कि इन सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 यहां पे है। तो A से P तक की बात की जा रही है, तो सबसे पहले A से P तक देखते हैं। A से P हमारा -u है, तो यहां पे लिखेंगे -u, माइनस, फिर लिखेंगे माइनस P से C तक, तो P से C तक हमारा R है, R बराबर -2f है, यहां से माइनस है तो -2f आ रहा है, ऐसे ब्रैकेट में लगा के लिख देंगे -2f। अब यहां पर देखते हैं और नीचे P से C तक, तो P से C तक हमारा -2f है, फिर लगाते हैं माइनस P से A' तक, तो P से A' तक खुद माइनस है तो माइनस भी बराबर लिखते हैं। A से P तक, तो A से P तक हमारा -u है बटा में A' से P तक हमारा -b है, तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब सबसे पहले इसमें -u माइनस से माइनस में किए प्लस हो गया 2f बटा में -2f, माइनस से माइनस में किए प्लस हो गया भी, u बटा में भी हो गया। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -u में भी से करेंगे तो u भी, प्लस 2f में भी से करेंगे तो 2vf बराबर u में 2f से करेंगे तो -2uf प्लस u में भी से करेंगे तो u भी। अब uv वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2vf, ये माइनस में तो इस ओर आया तो प्लस में, u भी इधर बच गया, u भी इधर माइनस में है तो इस ओर गया तो हो गया प्लस में। अब यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हो गया vf प्लस uf बराबर u भी हो गया आपका 2u भी, 2 से 2 कट गया, vf बराबर हो गया uf बराबर u भी। अब इतना आ गया। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों में है, दोनों तरफ uvf से भाग दे देते हैं, तो लिखेंगे कि uvf से भाग देने पर, तो भाग देते तो हो जाएगा vf बटा में uvf प्लस uf बटा में uvf बराबर uv बटा में uvf, uv से uv कट गया, uf से uf कट गया, vf से vf कट गया, 1/u प्लस 1/v बच गया 1/f। तो इसी को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। 1/f बराबर होगा 1/v प्लस में 1/u। तो ये दोनों तरह से लिखा हुआ मिलता है। तो ये था हमारा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र ये जो सत्यापन किए हम लोग, ये है अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र। तो अवतल दर्पण सबसे पहले हम लोग बनाए, और अवतल दर्पण में अगर बोले दर्पण सूत्र का सत्यापन करें तो हम लोग अवतल दर्पण को बनाकर और सबसे पहले चित्र का वर्णन करते हैं, इसके बाद इसके व्यंजक को इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। थैंक यू।